फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 से है। क्वेश्चन है, इज क्वाइट डिप्लोमेसी द ओनली वे टू डील विद चाइना इन बॉर्डर इश्यूज़? क्या शांत कूटनीति सीमा मुद्दों में चीन से निपटने का एकमात्र तरीका है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जीएस पेपर 2 से। A changing Nepal has altered the dynamics of Indo-Nepal relationships, and we have to realign our relationship with Nepal to deal with the changing reality. Discuss. बदलते नेपाल ने भारत नेपाल रिश्तों की गतिशीलता को बदल दिया है और बदलती वास्तविकता से निपटने के लिए हमें नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करना होगा। चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जीएस पेपर 3 से है। The rural areas are at the verge of severe health crisis due to importation of COVID cases from urban hotspots to rural meadows. What can we do to stop this ticking time bomb? तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर एक काफ़ी सीवियर हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि अर्बन जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो शहरी हॉटस्पॉट हैं, वहाँ से जो ग्रामीण परिदृश्य है वहाँ पर केसेस इंपोर्ट हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए? एक तरह से ये हेल्थ टाइम बॉम्ब है और इसको फटने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम अपने अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू ओपिनियन बेसिस पे अपनी ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उन आर्टिकल्स की ओपिनियन देखेंगे, वहाँ से पॉइंट लेकर के आप आंसर बिल्ड करेंगे। आंसर बिल्ड करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम के चैनल टेलीग्राम की ग्रुप t.me सिविल्स तैयारी ग्रुप पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आप हमें मुझे ईमेल भी कर सकते हैं help.civilstayari@gmail.com। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए। मैं आपको जो है डिटेल्ड जो भी आपका वो आता है फीडबैक होता है वो आपको प्रोवाइड करूँगी। गाइस, एक और चीज़ है, आप मुझे बार बार बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूं, बट मुझे बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं, हिंदी में आंसर्स लिख के दे रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, आप आसानी से वो आर्टिकल्स मैं आपको डाल भी देती हूँ चैनल के ऊपर, तो आप आर्टिकल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ऑलरेडी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, बट अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में डील करूँगी आर्टिकल्स को तो ये इंक्लूसिव नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती है, इसीलिए मैं हिंदी को भी यूज़ करती हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसे प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे बताइएगा। धीरे धीरे मैं और इंग्लिश मिक्स करना शुरू करूँगी, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को अलग से इंग्लिश में डिस्कस करके डाल सकते हैं। जो आर्टिकल आपको लगे कि ये आर्टिकल अच्छा है, आपको ये इंग्लिश में इसका पूरा इंग्लिश डिस्कशन देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो आर्टिकल का इंग्लिश डिस्कशन भी साथ में बना दिया जाएगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। पहला आर्टिकल हमें देखना है, रीओरिएंटिंग इंडियाज़ चाइना पॉलिसी टुवर्ड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं अपने थोड़े से भाव व्यक्त करना चाहूँगी जो हमारे 15 जून रात को हुआ था। तो इंसिडेंट बेसिकली ये था कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, वो एक छोटी सी जो अपनी पेट्रोलिंग टीम थी उसको लेकर के गए थे देखने के लिए कि चाइनीज़ डिसंगेज हुए हैं या नहीं, उन्होंने अपना टेंट हटाया है उस जगह से या नहीं। तो जब वो चेक करने के लिए गए थे, चाइनीज़ ने प्री मेडिटेटेड तरीके से एम्बुशिंग की थी। एम्बुशिंग का मतलब आपको पता होगा मिलिट्री में जब एक पार्टी को जो है छुप के वेट किया जाता है उसके आने का और एकदम से जो है पीछे से अटैक कर देना, इसको एम्बुश कहा जाता है। तो एम्बुशिंग की गई थी हमारी पेट्रोलिंग टीम की, और वहाँ पे कर्नल ने काफ़ी, आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेवरी से फ़ाइट किया। जब वो टीम वापस नहीं आई तो एक बड़ी टीम गई देखने के लिए, और वहाँ पर फिर वायलेंट फेस ऑफ हुआ था। जो पर्टिकुलर एरिया था काफ़ी जो है रॉकी लेड्स थी, बहुत पतली सी लेड्स थी, जहाँ पर बहुत सारे ऑलमोस्ट 200 के आसपास दोनों साइड के सोल्जर्स इकट्ठे थे। तो बेसिकली उस लेज के गिरने से भी वहाँ से सीधे सीधे कुछ सोल्जर्स खाई में भी गिरे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो वो होते हैं गदायत जैसी चीज़ें, मतलब लकड़ी के ऊपर वायर्ड बार्ब लगा करके और अटैक किया गया था, चाकुओं से अटैक किया गया था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट था ये।
तो सोच के भी डर लगता है कि सोच के भी मतलब रूह कांप जाती है कि इतनी अंधेरे में, इतने सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पर, और इस तरह की हैंड टू हैंड फाइट में हमारे जो 20 सोल्जर्स मारे गए हैं। कहीं ना कहीं इससे जो इंडिया और चाइना का जो अभी तक पॉलिसी चली आ रही थी उसको रीओरिएंट करने की अब बहुत बड़ी नीड हो गई है। बिकॉज़ हम चाइना पे बिलीव नहीं कर सकते। चाइना इज़ समथिंग, इज़ ए कंट्री यू कांट बिलीव ऑन। डिसंगेजमेंट का उन्होंने कहा था, डिसंगेज नहीं किया, उनकी तरफ से वायलेंट अटैक किया गया, अटैक उन्होंने किया था बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं मारे गए हैं, डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग नंबर्स कोट कर रही हैं। चाइना ने बेसिकली नंबर्स कोट नहीं किए हैं। चाइनीज़ पॉलिसी होती है कि वो जो है पब्लिक ओपिनियन को बनने नहीं देते, तो वो ऐसे इस तरह की खबरों को न्यूज़ में नहीं डालते हैं। चाइना और या पाकिस्तान से एक ही जैसे हैं, जब भी उनकी कोई तरफ से कोई कैजुअलिटी होती है तो वो नंबर्स नहीं देते हैं। सो ये बेसिक जो है हमारा बैकग्राउंड था। अब इसके बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कैजुअलिटीज़ हैं ये डिस्प्यूटेड इंडिया चाइना बाउंड्री पे 1975 के बाद पहली बार हुई हैं, और इतने ज़्यादा नंबर्स में कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 1-2 कैजुअलिटी, और कैजुअलिटी देखिए एक भी अगर पर्सन की हो तो वो एक बहुत बड़ा आप सोचिए कि उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस होता है। अगर हम जो शुरू में 3 सोल्जर्स के जाने की खबर आई थी, संतोष बाबू की बात करें, हमारे सिपाही SS ओझा की बात करें, तो ये लोग संतोष बाबू जी की वो 6 साल की पुत्री है, और SS ओझा की अभी बेटी 17 दिन पहले हुई थी। उन्होंने अभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। और जो तीसरे हमारे सैनिक की मृत्यु हुई है, वीरगति उन्होंने प्राप्त की, उनकी जो शादी फिक्स हो गई थी, शादी होने वाली थी। तो बहुत मतलब ब्रेवरी की सागाज़ हैं और पर्सनल लॉसेस हैं जिनको फुलफ़िल करना इजी नहीं होगा। तो ये जो हमारी जो भी इस तरह की डिसंगेजमेंट के वक्त जो वायलेंस हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो अब नीड है कि हम क्वाइट डिप्लोमेसी से हटें, जो हमने चाइना के साथ डीलिंग करते वक्त अपनाई थी, और अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। अब पहले ये देखते हैं कि हमने क्वाइट डिप्लोमेसी को क्यों फॉलो किया था। तो बात जाती है 1960s में। 1960s में इंडिया ने जो है काफ़ी वोकल तरीके से डिप्लोमेसी की थी। हमारे सारे डिस्कशंस होते थे चाइना को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर, और ये जो डिस्कशन होते थे यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन थी इस वजह से, और ये सारी चीज़ें जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है ये पब्लिक एरिना में होता है, और इससे क्या होता था कि मैन्यूवर की जो फ्रीडम होता था वो घट गया था इंडियन साइड पर, और जो नेगोशिएशंस थे चाइनीज़ साइड के साथ वो उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। इसीलिए रिजोल्यूशंस ऐसे नहीं हो पाए जो इंडिया के इंटरेस्ट को मीट कर सकें। फिर उसके बाद इस टेंडेंसी को कंप्लीट कैरी ऑन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बिकॉज़ दूसरी चीज़ ये थी कि जो एक्सपर्टीज़ है बॉर्डर एरियाज़ पर और क्या वहाँ हो रहा है, वो आर्मी और पैरामिलिट्रीज जैसे कि ITBP हो गई, असम राइफल्स हो गई, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको पता था कि क्या हो रहा है बॉर्डर पर। आज के टाइम में सैटेलाइट इमेजेस से कोई भी बॉर्डर पर देख सकता है कि क्या हो रहा है। उस वक्त किसी को पता नहीं होता था कि बॉर्डर पर चल क्या रहा है। तो ये जो है 2 रीज़न्स थे जिस वजह से क्वाइटर डिप्लोमेसी जो है की जाती थी इंडिया के द्वारा। अब हमें क्यों चेंज करना चाहिए, क्वाइटर डिप्लोमेसी से क्यों हटना चाहिए? पहला रीज़न ये है कि अगर हम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट अप कर देते हैं तो उससे जो मैन्यूवरिंग का रूम है वो बढ़ जाता है। देखिए जैसे माओ जेडोंग के अंदर था, वैसे ही जी जिनपिंग की अगर बात करें उनके अंडर में चाइना एक ऐसा पावर है जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेता है। अब मैक्सिमलिस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? वो इस तरह की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा कि उसका मैक्सिमम गेन हो। अब यहाँ देखिए चाइना के केस में बेसिक जो हमारी जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था, तो LAC मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग एक रोड बना रहे थे गलवान वैली के थ्रू अपना इस LAC को प्रॉपर्ली मैन करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर का ये रोड जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। तो चाइनीज़ को जो है ये एग्रेसिव लगा, भाई इंडिया की तरफ हम कुछ भी करें आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऑलरेडी यहाँ पे रोड्स बना चुके हैं। अब इंडिया जब ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसको चाइना ने एज ए एक्ट ऑफ एग्रेशन देखा, अपने टेंट्स को हमारी टेरिटरी के आसपास जो है मूव कर दिया था, और उसके बाद ये स्टैंड ऑफ होना शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए जब हम LAC की बात करें यहाँ पे गलवान एरिया में,
तो 14 से 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे LAC मतलब LAC इस एरिया में गलवान वैली में डिमार्केटेड ही नहीं है। कोई पेपर पर डिमार्केशन नहीं है, लैंड पे डिमार्केशन नहीं है। क्योंकि डिमार्केशन नहीं है, दोनों साइड जो है अपने अपने परसेप्शन को चेंज करती रहती है। चाइना कुछ और एरिया को LAC कहता है, इंडिया कुछ और एरिया को LAC कहता है। इसीलिए और दोनों साइड्स क्या करती हैं, अपने एरिया तक जहाँ तक वो परसीव करती हैं कि ये उनका LAC है, वहाँ तक वो पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं। और इंडिया जैसे मान लीजिए ये हमने जो है LAC सोचा ये इंडिया की साइड का है। मैं एक बार आपको एक डायग्राम सा बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये पूरा एक लैंड एरिया है, ये इंडिया ने सोचा कि ये इंडिया की साइड का LAC है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, चाइना सोचता है कि ये उसकी साइड का LAC है, ठीक है। तो अब चाइना क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक वो पेट्रोलिंग के लिए जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया यहाँ से यहाँ तक पेट्रोलिंग के लिए जाएगा। तो ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे फेस ऑफ्स होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और इन फेस ऑफ को डील करने के लिए बहुत तरह की जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, ये सारी चीज़ें वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो LAC का डिमार्केशन ना होने की वजह से सारा ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था। अब चाइना क्या करता है कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन उठाता है। चाइना ने कौन से पॉइंट पे टेंट लगा के रखा हुआ था, उस पॉइंट पे जो मतलब रोड के कंस्ट्रक्शन की बेसिक जो साइट थी, वहाँ पे इसने अपना टेंट लगा के रखा हुआ था। चाइना का समझना ये है कि अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए ये डोकलाम वाली जो हमने किया था डोकलाम में, उसको ही ये रिप्ले कर रहे हैं। हमने जो 2017 में किया था, इनका रोड बिल्डअप बंद करने के लिए हम भूटान साइड पे गए थे और वहाँ पे जो है हमने टेंट लगा के खड़े हो गए थे, जिससे कि चाइनीज़ जो है रोड कंस्ट्रक्शन ना कर सके। वही चीज़ चाइना ने किया। चाइना ने यहाँ पे हमारा टेंट लगा लिया बिल्कुल रोड के पास, जिससे कि हम आगे रोड बिल्डअप ना कर सके। और वहाँ पे कंटिन्यूसली वायलेंट फेस ऑफ हो रहा था। डिसएंगेजमेंट की जब बात हुई तो कर्नल लेवल पे सब डिसएंगेजमेंट की तैयारी हो गई थी। संतोष बाबू उस वक्त जो है कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी ड्यूटी थी कि डिसएंगेजमेंट हो सके। तो दोनों साइड के देखिए कमांडिंग ऑफिसर मारे गए हैं, चाइना का भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। तो हमारी जो ये कमांडिंग ऑफिसर्स थे, यहाँ पे जो लोकल ग्राउंड लेवल पे जो आर्मीज़ थी, ऊपर से डिसाइड हो गया कि डिसएंगेजमेंट होना है, बट ग्राउंड लेवल पे ये जो टेंट लगा के रखा हुआ था, ये हटने के लिए तैयार नहीं थे। और इस वजह से 15 की रात को वो वायलेंट अटैक्स हुए हैं। तो बेसिक रीज़न ये हुआ। तो अब क्या होता है कि चाइना इस तरह की पोजीशंस अख्तियार करता है कि उसको मैक्सिमम गेन हो सके। आप ये चीज़ें देख सकते हैं, तिब्बत में उसने किया। तिब्बत में उसने एक्साई चीन एरिया से घुस करके तिब्बत के अंदर जो है 2-3 तरफ से अटैक किया था, जिससे कि चाइना को जो है गेन कर सके टेरिटरी। अल्टीमेटली तिब्बत की टेरिटरी उसने गेन भी की। इनर मंगोलिया में, या आप बोल सकते हैं वहाँ पे भी उसने यही किया है चाइना ने। तो चाइना का जो बेसिक स्ट्रैटेजी रही है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन की रही है, वो माओ जेडोंग के टाइम से रही है कि वो इस तरह की पोजीशन लेते हैं उनके वारफेयर में कि उनको मैक्सिमम गेन हो सके। इसीलिए यहाँ पे जो पोलाइट लैंग्वेज है वो उसका यूज़ कोई एफर्ट नहीं करते कि वो पोलाइट लैंग्वेज को यूज़ करें या फिर इवन डिस्कस करें ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। क्योंकि इस वक्त की जो चाइना है वो काफ़ी एग्रेसिव चाइना है। वो इस वक्त की जो चाइना है वो हर दूसरे दिन हमें ग्लोबल टाइम्स के थ्रू धमकी देने की कोशिश करती है। ग्राउंड पे न केवल इंडिया के, बल्कि आपने सुना होगा कल ही ताइवान का भी उन्होंने एयर स्पेस का वायलेशन किया था। तो चाइना, और 2 दिन पहले सेनकाकू आइलैंड्स में इन्होंने जो है इन्होंने जो है एग्रेशन करने की कोशिश की थी। फिलीपींस और मलेशिया पे भी पिछले 8 दिन की खबरें हैं, जहाँ पे इन्होंने जो है प्रेशर्स को एग्रेशन जो है दिखाने की कोशिश की है। न केवल इंडिया को, ताइवान को की है, मलेशिया, फिलीपींस को की है, जापान को की है सेनकाकू आइलैंड्स में। तो ये जो चाइना है ये पोलाइट लैंग्वेज में बिलीव नहीं करता। ये जो चाइना है ये ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस करने में बिलीव नहीं करता है। ये वो चाइना है जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लीडरशिप की इनेबिलिटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी इनकॉम्पिटेंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विक्टिमहुड का जो है नैरेटिव बनाता है नेशनलिज्म के बेसिस पर। तो अब चाइना अगर 4-5 जगह पर पंगे लेना चाहेगा तो बेसिक सी बात है कि इसके खिलाफ देखिए ऑलरेडी USA का जो नैरेटिव है वो काफ़ी वोकल है।
अगर ये आप खुद सोचिए, अगर 5 कंट्रीज़ को ये एक साथ अटैक करने की कोशिश करेगा तो एनिमी का जो एनिमी होता है वो हमारा फ्रेंड हो जाता है, राइट। अगर चाइना हमारे लिए एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार करता है, जापान के लिए एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार करता है, मलेशिया के लिए एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार करता है, फिलीपींस के लिए एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार करता है, अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, यूएसए, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं एक साथ बैंड हो जाएंगी। एक साथ बैंड होने के बाद क्या होगा, अब चाइना जो है उसको यूज़ करके विक्टिमहुड को क्लेम करेगा अपने इंटरनल कंट्री में और नेशनलिज्म को रैंप अप करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसकी इनेबिलिटी, उसकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो दबाई जा सके। यही हुआ था 1960s में और यही हो रहा है इस वक्त भी। तो चाइना, देखिए, जो चाइना एक कंट्री ऐसी है, डिक्टेटरशिप वहाँ पे चलती है एक पार्टी की, और डिक्टेटर को सबसे ज़्यादा डर लगता है डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी को दबाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नेशनलिज्म को रैंप अप कर दीजिए। तो ये जो हिटलर की प्लेबुक से इन्होंने लिया है उसको ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डाउटफुल है कि नेहरू का जो इंडिया है वो अवॉइड कर सकता था इवेंचुअल कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ, क्योंकि दलाई लामा ने डिसीजन लिया था कि वो तिब्बत से इंडिया में फ्ली करें। या फिर जो अगर हम माओ की बात करें तो माओ कहीं ना कहीं अपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो उनकी फेलियर थी उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चाइना के ऊपर इंडिया के ऊपर उन्होंने अटैक करने की ठानी थी। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था, इन्होंने जो है मिलियंस चाइना में स्टारवेशन से डाई होने लगे थे, और तभी से इन्होंने जो है वेट मार्केट की शुरुआत भी चाइना में की है, क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं था, स्टारवेशन इतना हो गया था। तो माओ ने बोला ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, इनको खाइए, प्रोटीन्स होता है इसमें, और इस तरह का कल्चर बना दिया कि आज के टाइम में वाइल्ड एनिमल्स को खाना एक एलाइट समझा जाता है चाइना के अंदर। तो चाइना हमेशा से जो एक उनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि जब भी उनके ऊपर कोई इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो वो इस तरह की एग्रेसिवनेस शो करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि बहुत जो है जिससे कि मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अटैक करना, एग्रेशन करना, जिससे कि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स को डिफ्लेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं इंटरनली। उनकी जो इकनॉमी है पैंडमिक की वजह से पूरी तरह से हैमर हो गई है। मॉडरेटली वेल ऑफ सोसाइटी का जो गोल था वो धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सीपीसी की 100th एनिवर्सरी है नेक्स्ट ईयर, और इसीलिए वो गोल और दूर दिखाई देता है। जी की जो पॉलिसीज़ हैं, जब से वो 2012 में पावर में आए हैं, उन्होंने क्या किया है, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है पावर की, और उन्होंने जो है कोशिश की है कि चाइना की ड्रीम जो है उस नेशनलिज्म, जो मिडिल किंगडम वाली जो ड्रीम है, जहाँ पे चाइना ये एज्यूम, मिडिल किंगडम मतलब मेडिवल एक उनकी चाइनीज़ फ़िलॉसफी थी, जहाँ पे चाइनीज़ ये एज्यूम करते थे कि गॉड ने चाइना को जो है क्रिएट किया है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर रूल करने के लिए। तो वो उसको आज सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने इंटरनली चाइना ड्रीम सेल कर रहे हैं नेशनलिज्म के बेसिस पर, और नेचुरल चैलेंजर के रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं यूएसए की, और इसके साथ साथ वो दूसरी कंट्रीज़ को अपने आप से वीक पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप से लेस इम्पॉर्टेंट पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब वियतनाम या इंडोनेशिया या इंडिया डिसाइड करता है कि चाइना के बैड बिहेवियर को चैलेंज करे, तो चाइना की टेंडेंसी होगी कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको सरप्राइज से देखें, क्योंकि ये छोटी कंट्री हैं जिनको और हमारी जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, तो हमारी जो एक अगर आप सोचेंगे कि जो चैलेंज है उसको चाइना एज एन एरोगेंस और अनरीजनेबल रूप में देखेगा। तो इसीलिए जब ऐसे इंसिडेंट्स, चाहे वो चाइना साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो LOC पे हो, वो लोकलाइज्ड हो सकते हैं, और टैक्टिक्स ऐसी हो सकती है कि मिलिट्री कमांडर्स जो है की जो टैक्टिक होती है वो इस तरह की हो कि लोकल फैक्टर्स से शेप हो, पर वो सैंक्शन की जाती है अल्टीमेट जी के गोल से, जहाँ पर वो नेशनल रिजुविनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी स्ट्रैटेजिक गाइडेंस जी देता है या उसने दी है मिलिट्री को, वही फॉलो की जाती है चाइनीज़ कमांडर्स के द्वारा। तो जो भी स्ट्रैटेजिक बातचीत हुई थी नरेंद्र मोदी जी की और जी जिनपिंग के बीच में कि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे LAC पर जो है इंश्योर यहाँ पे ये किया गया था चाइना के द्वारा कि इंडिया की जो डोमिनेंस है चाइना की, वो मेंटेन की जा सके और इंडिया का बिहेवियर को कंस्ट्रेन किया जा सके। अगर ये रियलिटी है
तो इंडिया कुछ गेन नहीं करेगा अपनी जो भी इनकी क्वाइट डिप्लोमेसी है, जो भी डिप्लोमेटिक बातचीत होती हैं उनको चुप डार्क में रखने में। अगर वो सिटीजन्स को बताता है कि क्या हमारे कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, तो एक बेटर जो है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगी इंडिया के अंदर। ओपन और एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशन आएगी पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा हमारे चाइना के स्टेट ऑफ रिलेशंस के लिए LAC के ऊपर, तो उससे जो है करंट सिचुएशन में काफ़ी मदद मिलेगी। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में बरी होने से अच्छा है कि हमारे जो नंबर्स और नेचर हैं ट्रांसग्रेशन के, एक्टिवली वो जो है डिसमिनेट किए जाएं, एक्सप्लेन किए जाएं 2017 से लेकर के एटलीस्ट अभी तक, जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस हो सके इंडियन पब्लिक के लिए, हमारे अपने सोल्जर्स के लिए, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे कि क्या स्टेक पर है और किस तरह की जो है रिलेशनशिप हम चाइना के साथ फेस कर रहे हैं और किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमारी जो सिचुएशन है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डोकलाम को ऑलमोस्ट लोग भूल चुके हैं, पब्लिक मेमोरी से वो डिसअपियर हो गया है। और जो पैटर्न है चाइनीज़ एग्रेशन का जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है, वो पब्लिक की मेमोरी में है ही नहीं। हम सोचते भी नहीं हैं चाइना की गुड्स खरीदने से पहले, और हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे इतने जो है चाइनीज़ एग्रेशंस चलते रहते हैं। एविडेंस ये है कि जो डोकलाम की अगर हम बात करें तो मीडिया को ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि क्या डोकलाम में चल रहा है। न्यू दिल्ली ने भी जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की थी इनफॉर्मल समिट्स करके वुहान में, ममलापुरम में, और इससे जो है मिनिमल ट्रांसपेरेंसी हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट्स जो है इशू नहीं हुए थे, कमिटमेंट्स किसी भी साइड ने क्या किया है वो सामने नहीं आया था। चाइनीज़ ने जो है क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनको भी जो है पब्लिक ओपिनियन एक्नॉलेज करनी होगी उनकी साइड। और इंडिया जो कि एक डेमोक्रेसी है, वो नेगोशिएटिंग रूम में जाती है अपने हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को लेवरेज नहीं कर सकती है। अगर हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा अगर चाइना के अगेंस्ट होता है, तो चाइनीज़ अपने आप ही नेगोशिएटिंग टेबल पे थोड़ा सा दबके रहेंगे हमसे, क्योंकि चाइना का जो है बहुत बड़ा ट्रेड हमारा जो है बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। चाइना के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया में, चाइना का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर। तो अगर पब्लिक ओपिनियन चाइना के खिलाफ जनरेट होती है और हम इस पब्लिक ओपिनियन को लेकर के नेगोशिएटिंग रूम में जाते हैं, तो उससे हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो नेगोशिएशन की पावर है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। डेथ जो इंडियन सोल्जर्स के हुए LAC पर, वो जो है और ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है, और ऑपोजिशन पूरा इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि इंडिया अभी तक ये सोच रहा था कि हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो पाकिस्तान से आती है, तो फिर चाइना के साथ ये कैसे हो गया। अभी आपने आज अगर टेलीग्राफ का फ्रंट पेज देखा होगा तो वहाँ पे क्या न्यूज़ लिखा है, और इस तरह से मीडिया ना ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो नैरेटिव को इस तरह से स्पिन करेंगी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स चाइना के अगेंस्ट होने की जगह इंडिया के अगेंस्ट हो जाएं, इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएं। आज के डेट में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड ऑपोजिशन, सो कॉल्ड मीडिया एक्सपर्ट्स, वो आज सेना को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके होते हुए चाइनीज़ इंडियन टेरिटरी में कैसे घुस के आ गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है LAC है क्या, वहाँ पे क्या ग्राउंड सिचुएशन है। देखिए, टेबल रूम में और शोरूम के अंदर किसी एक न्यूज़ रूम के अंदर बैठ करके मीडिया एक्सपर्ट बन जाना, LAC के एक्सपर्ट बन जाना एक अलग बात है, और उस सब ज़ीरो टेम्परेचर में रह करके मैनिंग करना पूरे दिन पूरी रात विदाउट फियर, विदाउट फेलियर, तो ये एक बड़ी दूसरी बात होती है। दो अलग अलग सिनेरियोज़ होते हैं, और जब पब्लिक को इन कठिनाइयों के बारे में पता होगा, पब्लिक को एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता होगा, तो जो एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड किया जाता है चाइना के द्वारा सब वर्जन की पॉलिसी यूज़ करके, उसको हम हटा सकते हैं। अगर आपको थ्योरी ऑफ सबवर्जन जाननी है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए सबवर्जन को लेकर के, और मैं आपको प्रूव करूंगी कि किस तरह से चाइना जो है सबवर्जन करता है इंडिया के अंदर। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो है डिसीजन मेकिंग एज अ डिप्लोमेट, एज अ सिविल सर्वेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा कल को जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग डिप्लोमेट्स बने, जिससे कि हम भी चाइना की तरह वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर सकें और इंडिया को डिप्लोमेटिकली सक्सेस दिला सकें। एनीवेज, आगे मूव करते हैं। तो
दूसरा रीज़न है कि हमें जो है चीज़ें ओपन करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सपर्टाइज़ अवेलेबल है चाइना के ऊपर अब। ये ऐसा केस नहीं है कि चाइना का जो एक्सपर्टाइज़ जो चाइना के बॉर्डर पर है वो केवल इंडियन गवर्नमेंट तक लिमिटेड है, और बहुत सारे ऐसे जो है हमारे बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो चाइना में स्पेशलाइज करते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं जो पॉलिसी मेकिंग के थिंक टैंक्स में काम करते हैं। थिंक टैंक्स हैं, ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइना के ऊपर एक्सपर्टाइज रखते हैं। मिडिल और जूनियर रैंक्स में जो मिलिट्री लीडरशिप में है वहाँ पे भी बहुत चाइना को लेकर के एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा है। तो कंसिस्टेंस लैक है गवर्नमेंट सपोर्ट का, फिर भी आज की पूरी एक यंग इंडियन की जनरेशन है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को थैंक कर सकती है कि उन्होंने इंडियंस को जो है चाइना में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं। एज ए रिज़ल्ट बहुत सारे यंगस्टर्स जो है उनके पास अच्छी एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइजेशन है कि वो कंट्री कैसे फंक्शन करती है, अंदर से वो लोग जानते हैं। उसके साथ साथ अगर हम ताइवान की गवर्नमेंट की बात करें तो ताइवान की गवर्नमेंट ने भी 15 साल से स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स दी हुई हैं इंडियन स्टूडेंट्स को और एकेडमिक्स को अपने आउटरीच टू इंडिया प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि हमारी ताइवान की तरफ से भी काफ़ी सारी ओपिनियन बिल्डिंग हमारी जो एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, और चाइना के को लेकर के अलग अलग थॉट्स एंड ओपिनियंस अभी ओपन में हैं कि चाइना एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ की अगर हम बात करें, एक और जो चाइना ने गलती की थी वो ये था कि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने चालू किया था शुरू में, तो इंडियन सपोर्ट को गेन करने के लिए इन्होंने जो है कॉन्फ्रेंसेस दिए थे इंडियन स्कॉलर्स को, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हुई थी ओल्डर और यंगर जनरेशन को ऑफ इंडियंस को कि वो ट्रैवल करें चाइना के अंदर, डिस्कशंस करें, जो कि हमने बहुत सालों से नहीं किया था क्योंकि हमारे पास मनी की कमी रहती है, फील्ड ट्रिप्स हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ओकेजन्स थी, इन्होंने जो है इंडियन माइंड्स को और आइज़ को खोल दिया है कि चाइना क्या कर रही है एक्चुअली जी के एरा में। स्कॉलर्स जो कि वहाँ गए थे और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं चाइना के अंदर, वो बहुत जल्दी देख पाए कि बीजिंग का एक्चुअली ज़ीरो सम अप्रोच रहती है फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। बेसिकली बीजिंग क्या बेसिकली ये जो डेथ है हमारे इंडियन सोल्जर्स की LAC पर गलवान में, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप अगर स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करता तो इंडिया को उसके लिए क्या करना होगा कि एक बेटर जो है मसल दिखानी होगी मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में चाइना की थ्रेट को टैकल कर सकें बॉर्डर्स पर, और उसके साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर घुस करके जो हमारी इंटेलिजेंसिया को इफेक्ट करती है बीजिंग, उसको भी हम चैलेंज कर सकें। उसके साथ साथ न्यू दिल्ली को ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस जो है अपनी इंक्लूड करनी होगी चाइनीज़ पॉलिसी में एज अ सेंट्रल प्लैंक चाइना की पॉलिसी में। उसके साथ साथ हमें पार्टनरशिप्स और सपोर्ट बिल्ड करनी होगी उस एक्सपर्टाइज की जो हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड की है इंडियन इंटेलिजेंसिया में, स्कॉलर्स में और बाकी जो थिंक टैंक्स हैं उनके बेसिस पर। पहली चेंज जो पॉलिसी में आना चाहिए वो प्रैक्टिकली जो है ओवरनाइट में आ सकता है अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो, मतलब ओपननेस अगर गवर्नमेंट चाहे तो इजीली ला सकती है। दूसरा जो हमारा चेंज आना चाहिए वो ये है कि जो सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट हैं पीरियोडिकली वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोडिकली जो है अवेलेबल करें चीज़ों को, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन आसानी से बन सके। इस तरह के अगर हमारे चेंजेस आएंगे तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि इस तरह की ट्रेजेडी जो LAC पर हुई है वो केवल खाली नहीं गई है, शहादत जो है उनकी बर्बाद नहीं हुई है। हमें ये जो एक मोमेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी प्रायोरिटीज़ एज ए नेशन को कंजर्व करने की है, नेशन के जो गेन्स हैं उनको प्रिजर्व करने की हैं। एज ए नेशन हम एफर्ट नहीं कर सकते कि हम एक कंट्री को एक पार्टी को बैश करने के लिए अपनी कंट्री दांव पे लगा दें, और वो तब बनेगा जब हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या एक्चुअली चल रहा है, क्या ट्रांसपायर हुआ। अभी भी जो मैंने आज आपको पूरी सिचुएशन बताई वो अलग अलग सोर्सेज से आई है, गवर्नमेंट का अभी इस बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि एक्चुअली क्या हुआ है।
तो अगर हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, एटलीस्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशंस अगर हम पब्लिक एरिना में रखते हैं, और मैं तो कहूँगी कि हमें यूएसए जैसी पॉलिसी जो है अपनानी चाहिए, जहाँ पर जो खबरें हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सोर्सेज से आया करें, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन को कर्व किया जा सके। मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्ले फील्ड है बीजिंग की बुक में और पाकिस्तान की बुक में, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि कंट्री इतनी ज़्यादा जो है प्रेशर में आ जाए कि वो गलत डिसीजंस ले। तो ये हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हम अब अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करें। उसके साथ साथ हम जो है इकोनॉमिकली, मिलिट्री और इंटेलिजेंसिया के बेसिस पर एक चाइना के ऊपर हेड्स लेने की कोशिश करें। चाइना धीरे धीरे हमें जो है अपने से छोटा नेशन आंकना कम बंद जब कर देगी, तभी हमारे जो स्क्रिमिशेस हैं वो कम हो पाएंगे। और उसके लिए हमें जो है वैलेंटली खड़ा रहना पड़ेगा अपनी पोस्ट पे, झुकना नहीं है एक बुली के सामने, और पूरा इनका डट के सामना करना है, और इनकी जो डिज़ाइंस हैं वो वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इंसिडेंट्स बताए हुए हैं किस तरह से नेपाल की जो टाइज़ है वो काफ़ी क्लोज़ हैं इंडिया की। तो बनारस की अगर बात करें, बनारस से बहुत सारे जो है नेपाली इंटेलिजेंसिया निकली है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी कोइराला जो है बनारस के थे। इसी तरह से पुष्पलाल श्रेष्ठा, ये भी जो है फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, ये भी बनारस से थे। और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स में लोग थे नेपाल में, वो लोग बीएचयू में पढ़े थे, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है वो इंडिया के अंदर बना था। तो पहले 1980s के आसपास जो है काफ़ी चीप थी बनारस से काठमांडू की फ़्लाइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की टाइज़ थी बनारस से। 1980s के बाद धीरे धीरे फ़्लाइट्स की टिकट्स महंगी हो गई, क्योंकि वहाँ से फिर बनारस से जो इंडिया का बनारस और काठमांडू का जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा वीकन हो गया था। उसके बाद जो काफ़ी तेज़ी से कनेक्शन बढ़ा वो बेंगलोर और काठमांडू का बढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे जो नेपाली प्रोग्राम वर्कर्स थे वो इंडिया की टेक कंपनीज़ में आके काम करने लगे थे और सॉफ्टवेयर में अपना जो है योगदान दे रहे थे। जो इक्वेशन थी वो चेंज हो गई जब जैसे जैसे इंडिया और नेपाल जो है चेंज हुए हैं। अब नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों के सामने ऐसे चेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था नेपाल में वो था कि ये एक मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ जो एक चेंज आया था वो सबसे बड़ा चेंज था, जहाँ पे 250 ईयर्स की जो मोनार्की थी वो अप्रूव कर दी गई और अल्टीमेटली वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इस्टेब्लिश हुआ था। नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट लीडर प्रचंडा क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी 1990 में ही आ गई थी, और एबॉलिशन हालांकि मोनार्की का 2008 में हुआ था। दूसरे अगर हम चेंज की बात करें, नेपाल के अंदर जो हुआ था वो था ग्लोबलाइजेशन का, और वो सिर्फ नेपाल में नहीं, वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। फिर ज्योग्राफी भी बहुत कुछ चेंज हुई है। चाइनीज़ के पास जो है उन्होंने क्या किया था कि उनके पास काफ़ी हाई पावर की ड्रिलिंग मशीन्स आ गई थी, तो चाइनीज़ ने ये देना नेपाल को शुरू किया। तो इन मशीन्स को यूज़ करके नेपाल ने ड्रिलिंग करनी शुरू करी हिमालय से, और साथ साथ अपनी जो है रोड्स बिल्ड करना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों के अंदर धीरे धीरे चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट नेपाल के अंदर होने लगा था। तो कांस्टेंट जो चेंजेस आए हैं नेपाल में वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स में आए, इकोनॉमिक्स में आए, फिर ज्योग्राफी में आए, और फिर एक जो कांस्टेंट चेंज आया था वो नेपाली नेशनलिज्म का आया। और नेपाली नेशनलिज्म में कहीं ना कहीं, अगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, स्पेसिफिकली अनफॉर्चुनेटली आप बोलेंगे इसको, ये दुर्भाग्य है कि नेपाली नेशनलिज्म को हमेशा एंटी इंडियन सेंटिमेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। पॉलिटिशियंस इसको यूज़ करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, और बहुत ज़्यादा जो है डीपली इनग्रेन्ड है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिया में, मीडिया में। और हमेशा जब भी नेपाली राष्ट्रवाद की बात होती है तो वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट होता है। हमें पता नहीं कि क्यों ऐसा हो गया, कब ऐसा हो गया, पर ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि तीन इंडिया के जो नेबर्स हैं वहाँ पे नेशनलिज्म बेसिकली एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को जन्म देता है।
पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और चाइना है। तो ये 3 जो है काफ़ी बड़ी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया को अगेन यहाँ से क्रिएट होती रहती हैं, क्योंकि जब इस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट हो तो वहाँ पे बहुत कम स्पेस डिप्लोमेसी के लिए रह जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने अपनी लेगेसी को सीमेंट करते हुए नेपाल में के मैप में इंडिया की जो टेरिटरी है वो एक्सटेंड कर दी है, और ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है डिप्लोमेटिक हमारे लिए सेटबैक है, और कार्टोग्राफिक ये एग्रेशन है नेपाल की तरफ से। उसके साथ साथ वहाँ पे ये काफ़ी अनटेनेबल है, क्योंकि इंडियन टेरिटरीज़ हैं, उनको लेना नेपाल के साथ लिए इजी नहीं होगा, और ये चीज़ जो है उनको अवॉइड करनी चाहिए थी हर सर्कमस्टांस में। पर ये पहली बार नहीं है जब नेपाल ने अपनी नाक जो है इंडिया के नक्शे में या फिर इंडिया के अंदर इंडिया की टेरिटरीज़ में अड़ाने की कोशिश की है। 2015 में नेपाली कांग्रेस ने जो है अडॉप्ट किया था नया कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया की कंसर्न को इग्नोर करते हुए ये अडॉप्ट किया था। इंस्टिंक्ट थी कि इंडिया को जो है इग्नोर किया जाए, इंडिया के जो गेम चेंजिंग के पावर है वहाँ पे इंडिया के ऊपर डोमिनेंस करने की कोशिश की जाए। 5000 मेगावाट का जो पंचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके वो जो है लेवरेज यूज़ किया गया था नेपाल के द्वारा। नेपाल के पास एक वायबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और 40,000 मेगावाट तक क्या ये जनरेट कर सकता है। कंट्री जनरेट करता है केवल 1000 मेगावाट का, और उसमें से वो 600 मेगावाट इंडिया को इंपोर्ट करता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर भी बहुत विजिबल है कंट्री के अंदर, जहाँ पर नेपाली सिटीजन्स तराई से मदेशी कहे जाते हैं, और वो जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं नेपाल में, क्योंकि उनको जो है इंडियन के रूप में देखा जाता है नेपाल में। तो नेपाल अपने एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या चेंजेस आए हैं? डेमोक्रेसी जब रिस्टोर हो गई थी 1990 में नेपाल के अंदर, तो पासपोर्ट्स काफ़ी लिबरली इशू किए गए थे नेपाल में, और नेपालीज जो है वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए ग्लोबली इंडिया के बियॉन्ड जाने लगे थे। वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये एक मेजर इनकी डेस्टिनेशन बनने लगी थी लेबर माइग्रेशन की। सिक्योरिटी अनसर्टेनिटीज़ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि माओवाद बहुत ज़्यादा था नेपाल में उस वक्त, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे, जो भी कर सकते थे वो माइग्रेट करने लगे थे नेपाल से। स्टूडेंट्स और स्किल्ड पर्सनल्स जो है यूरोप जाने लगे, यूएसए जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, थाईलैंड जाने लगे, और इवन जापान और साउथ कोरिया में नेपाली डायस्पोरा देखने को मिल जाएगा। 2019 के आसपास जो टोटल नेपाली पॉपुलेशन है उसकी 1/5 ऑलमोस्ट 20% जो पॉपुलेशन है वो जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे जगह पर नेपाली डायस्पोरा है इंडिया की तरह, और एस्टिमेटेड जो है ये रेमिटेंसेस करते हैं नेपाल में $8 बिलियन का, जो कि नेपाल की 30% जीडीपी के नॉमिनल जीडीपी के बराबर है। इससे ये एक काफ़ी बड़ा जो है रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री बन जाता है वर्ल्ड का। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा, और इन प्रोमिनेंट प्रेजेंस है इंटरनेशनल एनजीओज़ की नेपाल में, जो कि पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए बनाई गई थी, बट उन्होंने जो है नेपाल का एक्सपोजर ऐड किया है वर्ल्ड के लिए। अंडर रिपोर्टेड प्रेजेंस है क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, जो कि नेपाल में एंटर किए थे माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद, और फेथ हाउसेस के नाम से ये चर्च चलती हैं, इनको नेपाल में कहा जाता है, और ये हर विलेज में और हर टाउन में नेपाल के मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग तराई रीजन। और ये रिप्रेजेंट करती है न केवल यूरोपियन चर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, बल्कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ कोरियन चर्चेज़ भी हैं, जो कि नेपाल में काफ़ी वाइड स्प्रेड पाई जाती हैं। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, साउथ ईस्ट एशिया, ये नेपाल के अंदर जो है स्टडी को अट्रैक्ट करने के लिए, नेपाली स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पोस्टर्स लगा के रखते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं, और ये एडवर्टीज़मेंट्स भी नेपाल के हर विलेज, हर गाँव में मिल जाएंगे। नेपाल का जो सेंसस हुआ था 2011 में, वो दिखाता है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी 80% हिंदू है, बट अगेन ये जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पॉपुलेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं।
तो ये सब जो चेंजेस हैं, जो डेमोग्राफी का चेंज है, जो पॉपुलेशन चेंजेस हैं, जो लोगों का बाहर जाना है, इसने नेपाल को एक्सपोज किया है कॉस्मोपॉलिटनिज्म के पास। साथ साथ लोग जो है मेट्रोपॉलिटन जो एक कल्चर है वो नेपाल के अंदर पर्कुलेट कर रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो काठमांडू जो है कंटिन्यू करता है नेपाल के ऑप्शंस को इंडिया के बियॉन्ड एक्सपेंड करने के लिए। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो बहुत बड़े लेंडर्स हैं और प्लेयर्स हैं कंट्री के डेवलपमेंटल एफर्ट्स में। और नेपाल का जो सबसे बड़ा एड डोनर की अगर हम बात करेंगे तो वो यूरोपियन यूनियन है। इंडिया और चाइना या तो केवल जो है अब बड़े प्लेयर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं रह गए हैं, या ओनली प्लेयर्स वहाँ के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं रह गए हैं। एक बड़ा जो है लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट था पाइप वाटर का काठमांडू के अंदर, वो इटालियन कंपनी के साथ हुआ है नेपाल में। और मेजर इन्वेस्टमेंट जो है टेलीकॉम सेक्टर के नेपाल में आ रहे हैं मलेशिया से। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कैरियर है नेपाल में, सबसे बड़ा जो एयरप्लेन कैरियर है वो कतर एयरवेज़ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स बाकी कंट्रीज से भी नेपाल के अंदर एंटर कर रहे हैं और नेपाल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है कि बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी लीडर्स हैं पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, एकेडमिक्स में, वो उन्होंने इंडिया के अंदर स्टडी नहीं की है। तो यहाँ पे देख कॉमन जो कॉलेज की रूट्स होती हैं वो नेचुरल बॉन्ड जो जनरेट हो जाता है उसको रिमूव कर देती हैं। तो कोई नेचुरल बॉन्ड नहीं है अभी प्रेजेंट नेपाली जनरेशन के ब्यूरोक्रेट्स का, प्रेजेंट नेपाली जनरेशन के पॉलिटिशियंस का इंडिया के साथ। बहुत सारे नेपालीज जो है हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि बॉलीवुड पॉपुलर है, पर उसका आर्टिकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मतलब हिंदी को समझना एक चीज़ होती है और हिंदी को आर्टिकुलेट कर पाना, किसी भी लैंग्वेज को की जो फाइन पार्ट्स होते हैं उनको समझ पाना एक दूसरी चीज़ होती है। नेपाल जो है कोशिश करता है कि वो अपनी ऑप्शंस को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करता रहे, बट अगेन इंडिया के साथ जो लिंकेज है वो काफ़ी रोबस्ट है नेपाल का जो ट्रेड है इंडिया के साथ काफ़ी ग्रो हुआ है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी, और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हुई है। ऑलमोस्ट 2/3 जो नेपाल का एक्सटर्नल ट्रेड है वो जो कि $12 बिलियन का है आज हर साल के लिए, वो इंडिया बाइलेटरल ट्रेड है इंडिया के साथ। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि क्या क्या एडवांटेज है नेपाल की जोग्राफिकली, फिज़िकली और सोशली इंडिया के साथ। तो इंडिया जो है नेपाल के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, एग्रीगेट इन्वेस्टर है। हमने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया था। अरुण 3 जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का, वो इंडिया के द्वारा जो है इन्वेस्ट किया गया है। और ये जब चालू हो जाएगा, जब वर्क करने लगेगा, तो ये 900 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करेगा। अभी फ़िलहाल जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है नेपाल का 1000 मेगावाट है। तो आप देख सकते हैं कि जितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 90% इंडियन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रैंप अप कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ इंडिया की जो रुपी है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नेपाली रुपी को। नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो जस्ट $1000 के थोड़ी सी ऊपर है। बहुत सारी रेमिटेंस है इकनॉमी के में आती है जो इकनॉमी को जो है का वेलबींग इंश्योर करती है। तो कंट्री को बहुत प्रॉस्पेरिटी में एक बहुत लंबी अभी चढ़ाई चढ़नी है नेपाल को। और रिलेशनशिप अगर इंडिया के साथ जो है, जहाँ पे ओपन बॉर्डर्स हैं, नेपालीज़ को जो है अलाउड है कि वो इंडिया के अंदर वर्क कर सकते हैं, रह सकते हैं फ्रीली, ये नेपाल को एक यूनिक एडवांटेज देता है और इकोनॉमिक कुशन प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली आज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और इस वजह से जो रेमिटेंस का बबल है वो कभी भी फट सकता है। रेमिटेंसेस डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। ना तो चाइनीज़ ना ही और कोई कंट्री इनके लिए ब्लैंक चेक लिख करके देगा। इंडिया को फोकस करना चाहिए कि वो बॉर्डर एरियाज़ को नेपाल के साथ इम्प्रूव करे। बेटर रोड्स और एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए म्यूचुअल इंटरेस्ट की, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए जो कि नेपाली मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो है इकोनॉमिक प्लस क्रिएट करेगा दोनों साइड पर और टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा पीपल टू पीपल लेवल पर। जब पीपल टू पीपल टाइज़ अच्छी हो जाती हैं तो पॉलिटिशियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, बल्कि उनको जो है अपनी जो पॉलिटिकल टाइज़ होती हैं वो भी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। कल्चरल एथनिक कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे और नेपाल के अंदर, और ये जो है इसीलिए इंडिया में आपने देखा होगा कि गुस्सा बढ़ जाता है जब भी नेपाल में कुछ गलत होता है। तो
तो इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड है जो इंडिया में के अंदर है नेपाल को लेकर के, और जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हमेशा जो हमारा जो रिलेशनशिप है उसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए। जो पुरानी जो हमारी जो भी रिलेशनशिप थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, बिकॉज नेपाल चेंज हुआ है, तो हमारे रिलेशनशिप भी उसी तरह से इवॉल्व करने चाहिए। हमें पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि इससे दूर भी नहीं जाना चाहिए। हमें जो है माइंडफुल रहना चाहिए रियलिटीज़ को लेकर के कि इंडिया चेंज हो रहा है, साथ साथ नेपाल भी चेंज हो रहा है। बनारस हमेशा की स्टोन रहेगा नेपाल के कंटेम्प्रेरी रिलेशंस में, पर एक इम्पेरेटिव है कि हम बेंगलोर की तरफ भी देखें और बेंगलोर को भी एक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करें इंडिया टू नेपाल टाइज में। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट। तो जैसे जैसे आपने देखा कि माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं अपने गाँव को, वैसे वैसे कोविड भी साथ साथ अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज़ की तरफ बढ़ रहा है। जो अर्बन लाइट जो कि काफ़ी इंटेंस है, क्योंकि ये पूरा हेल्थ जो हमारा वर्कफोर्स है काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में रिसाइड करता है। ऐसे में अर्बन एरियाज़ एक तरह से जो है आसानी से इस वायरस को मात देने में सक्षम हैं, बट जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ये 3 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ एपिसेंटर्स हैं एपिडेमिक के। ये पूरी तरह से यहाँ पे इतनी हेल्थ फैसिलिटी होने के बावजूद भी ओवरवेल्म हो गए हैं, क्योंकि जो डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं पब्लिक डोमेन में वो तो यही शो करती हैं। फॉर एग्जांपल कल अगर इंडिया का टोटल स्पाइक देखें तो 2000 हमारी जो है डेथ का काउंट बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि 1700 जो डेथ की काउंट थी वो अंडर काउंट रिपोर्टेड थे मुंबई में, उनको कल जो है टैली किया गया है और दोबारा जो है उनको हेल्थ सिस्टम में, मतलब जो डेथ रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट किया गया है। तो ये एक अपने आप में क्लियर इंडिकेशन है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरीके से, वहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में क्लियर है कि जो मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टेड है वायरस से। अब ये 3 जो सिटीज़ हैं ये काफ़ी बड़े हॉट स्पॉट्स हैं माइग्रेंट्स के लिए भी। माइग्रेंट की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन तीनों सिटीज़ में काम करती है और यहाँ से अभी वापस लौटी भी है। तो बहुत सारे लोग जो है बिना थर्मल चेक्स के या फिर बिना कोविड टेस्ट के एटलीस्ट ये लोग लौटे हैं। और यूजुअली क्या होता है, लोग थर्मल चेक्स को डिफाई करने के लिए पैरासीटामॉल्स वगैरह लेकर के ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। तो इस वजह से एक जो है देख पाना लोगों को मुश्किल है कि कौन कहाँ से वायरस लेके पहुंचा। अल्टीमेटली जो सिनेरियो है वो ये होता जा रहा है कि जो रूरल एरियाज़ है, जो दूर दराज तक के एरियाज़ है, वहाँ पे भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अर्बन वेव के बाद अभी रूरल एरियाज़ में काफ़ी तेज़ी से वायरस फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है, याद करने वाली बात यह है कि हमारी जो 65% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है और ये जो है काफ़ी पहले अंडर एक्सपोज थी, बहुत कम केसेस थे, बहुत कम डेथ्स थी। इसीलिए ये जो एक पॉपुलेशन है काफ़ी वल्नरेबल है और यहाँ पे जो है एपिडेमिक की अभी हीट फील होनी शुरू होगी। तो ये काफ़ी जनरल पब्लिक में जो एक सेंटिमेंट है वो ये है, स्पेसिफिकली अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस का सेंस है। लोगों को लगता है कि हम लोगों के लिए ये वायरस नहीं है, अर्बन एरियाज़ की ये समस्या है, पर रूरल एरियाज़ जो है कहीं ना कहीं मिनिमम कैजुअलिटी से एस्केप नहीं करेंगे। अगर सिचुएशन ख़राब होती है, अगर रूरल एरियाज़ में वायरस उसी इंटेंसिटी से एक्सप्लोड होता है तो शायद इसको झेलना, इसको कवर करना पाना इंडिया के लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो रिस्टोरेशन है, रेस्ट्रिक्शंस जो मूवमेंट पे रिलैक्स किए गए हैं, जैसे जैसे लोग वापस पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ये जो डेंजरस वेव है एपिडेमिक का वो भी इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो भी रूरल एरियाज़ में बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि जिस तरह से बाकी जो एयर ट्रैफिक से या हमारी जो फ़्लाइट्स चल रही थी उस वजह से सिटीज़ में बहुत तेज़ी से वायरस फैला था, उसी तरह से ट्रेन्स और ट्रांसपोर्टेशन के रिस्टोर होने से रूरल एरियाज़ में काफ़ी तेज़ी से वायरस फैल सकता है। तो हेल्थ केयर का कंट्रास्ट अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में अर्बन रूरल डिवाइड सबसे ज़्यादा जो फील किया जाता है वो हेल्थ केयर के सेक्टर में फील किया जाता है, फॉलोड बाय एजुकेशन। ये 2 एरियाज़ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है।
रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में। और डेफिशिएंसी काफ़ी कॉस्टली रही है। रूरल लाइफ्स काफ़ी जो है डिसप्रपोर्शनेटली लूज़ होती है हेल्थ के अभाव में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अभाव में। तो जो पहला अर्बन वेव कोविड-19 का जो सुनामी है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है हमारी बेहतर अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी जो है अब एग्जॉस्ट हो रही हैं अर्बन एरियाज़ में भी, और ऐसे रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं कि बेड्स की कमी है या फिर जो बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब अगर आप ये सीन रिवर्स करके रूरल एरियाज़ के बारे में अगर एक बार सोचेंगे भी तो शायद मन ही काँप जाएगा सोच कर भी वो सिनेरियो जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं नहीं रूरल एरियाज़ में, और इस तरह से तेज़ी से अगर डेथ्स बढ़ी वहाँ पर तो कैसे संभाला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सोच करके भी अपने आप में मतलब डर लगता है, रूह काँप जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस रूरल वेव को एक्सप्लोड होने से पहले ही रोक लें, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोड हो गई तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। डेथ्स की जो टॉल है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, हमारा जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाएगा, और बहुत बड़ी एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इम्प्लीमेंट करें अब सोशल वैक्सीन, यही एक हमारे पास बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। सोशल वैक्सीन में हमें एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच अब यूज़ करनी होगी, जहाँ पे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर विलेज के, हर तालुक के, हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको जो है देखना होगा कि किस तरह से हम अपने लोकेलिटीज़ को जो है इस वायरस के ऑनस्लॉट से बचाएं। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम रूरल एरियाज़ को, रूरल लोगों को जो है एजुकेट करें कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं इस वायरस से बचने के लिए। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी टूल्स को यूज़ करके हमारे पास जो वायरस से बचने की जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे कि मास्क वेयरिंग हो गया, हैंड का जो हमारी हाइजीन प्रैक्टिसेस हो गई, ये हमें घर घर तक पहुंचाना होगा। रूरल एरियाज़ को ध्यान में रखते ये पहुंचाना होगा। मैसेज देना होगा मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, जो जिस भी माध्यम से दे सकते हैं उस माध्यम से एजुकेशन करनी होगी हमें रूरल मासेस की। हमें बताना होगा कि एक्यूरेटली कि किस तरह से जो है, और सिंपल लैंग्वेज में, कि किस तरह से इस वायरस से लड़ा जा सकता है, क्वारंटाइन क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होता है, घर से बाहर निकलने पर मास्क का पहनना क्यों ज़रूरी है, हैंड हाइजीन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। हर एल्डर या कोई भी पर्सन जिसको कोमॉर्बिडिटी है उसको जो है कोकून किया जाना चाहिए रिवर्स क्वारंटाइन के फॉर्म में, मतलब कि उनको जो है आप क्वारंटाइनिंग कीजिए, उनको घर में रखिए। मास्क वेयरिंग जो है कंपलसरी कीजिए, सबसे इंटरेक्ट करते हुए भी, जो भी घर के बाहर हो उससे जब भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो मास्क वेयरिंग मस्ट होना चाहिए। और ये जो मॉर्टेलिटी है ये जो है हमें प्रिवेंट करनी है, मतलब कि हमें जो डेथ टोल है वो प्रिवेंट करनी है। हम बहुत ज़्यादा डेथ टोल इंक्रीज़ हो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रोसीड करना होगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमें फॉलो करनी होगी, जहाँ पर अर्बन रूरल जो इम्पोर्टेशंस हैं उनको हमें ब्लॉक करना होगा, क्वारंटाइन करना होगा उन लोगों को जो भी रेड जोन से ग्रीन जोन में मूव कर रहे हैं। उसके अलावा कोविड-19 के जो भी सिंड्रोम हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, उनको मैनेज करना होगा। पॉजिटिव PCR टेस्ट रिज़ल्ट आए या ना आए, या जब भी PCR टेस्ट रिज़ल्ट आए आता रहे, हमें पहले इन चीज़ों को मैनेज करना होगा जिससे कि स्प्रेड जो है एकदम अटेस्ट किया जा सके। उसके साथ साथ हमारे जो यंगर और लेस वल्नरेबल मेडिकल टीम और नर्सिंग टीम होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे। सिंपल क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो अवेलेबल है उसको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फ़ीवर आ जाता है, कफिंग होती है, तो जैसे ही किसी को भी फ़ीवर या कफ महसूस हो तुरंत उसकी जो है क्वारंटाइनिंग की जाए, उसको मैनेज किया जाए, मिनिमल जो है उनका इंटरेक्शन हो किसी और के साथ। उसके साथ साथ हमें प्रिवेंट करना होगा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉल डाउन होने से, मतलब कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो देखना होगा कि उनको जो है कोविड-19 के पेशेंट्स फ्रीक्वेंट ना करें, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रेग्नेंट विमेन आती हैं और बहुत सारे जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ के लोग होते हैं वो आते रहते हैं। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है मेन हॉटस्पॉट होता है, हॉस्पिटल के रूप में एक बड़ा जो है हॉटस्पॉट है रूरल एरियाज़ में, जहाँ से हेल्थ सर्विसेज सब लोग लेते हैं। तो अगर कोविड-19 के पेशेंट्स भी उधर
फ्रीक्वेंट जल्दी जाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है इसमें वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है वो भी वायरस के लिए एक्सपोज हो सकता है। तो अगेन जो एक तो ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड है रूरल एरियाज़, उनमें और ज़्यादा स्टाफ की कमी होने से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। माइल्ड और मॉडरेटली सिम्टोमेटिक कोविड-19 की जो पेशेंट है उन्हें हमें मैनेज करना होगा होम आइसोलेशन के थ्रू। एसेंशियल और मेडिकल सप्लाईज घर तक पहुंचानी होगी, होम मॉनिटरिंग करनी होगी ऑक्सीजन सेचुरेशन की, और उसको जो है रेडिली अवेलेबल कराना होगा पोर्टेबल फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स के द्वारा। हर पेशेंट को जो है फॉलोअप करना होगा हमें डेली बेसिस पर किसी डेसिग्नेटेड मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा, जो या तो कॉल करे फ़ोन पर या फिर उनको और उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जिनको जो है नीड है एक हॉस्पिटलाइजेशन की, अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है या निमोनिया डेवलप हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो कॉमन डिजीज़ हैं, जो भी जैसे हमारी मान लीजिए बाकी कोई भी डिज़ीज़ है जो इजीली हैंडल कर सकते हैं टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म पर, तो उसे हमें टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के थ्रू हैंडल करना चाहिए। उसके अलावा जो भी फॉलोअप होना चाहिए लोगों के ऊपर मोबाइल फ़ोन्स पे, जिससे कि मिनिमाइज़ हो सके जो लॉस है वो मेडिकल टीम को मिनिमल लॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पूरे गांव में एक डॉक्टर होता है, और अगर वही बीमार पड़ गया तो फिर कोविड के पेशेंट्स को कौन देखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक हमारा ये है कि प्रोटेक्ट उनको बेहतर तब किया जा सकता है जब एक मिनिमल उनका इंटरेक्शन होगा कोविड के पेशेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम अगर अभी सोते रह जाएंगे तो ये हमारे पास एक बहुत कम टाइम विंडो है जहाँ पर हम रूरल एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अभी डेवलप कर सकते हैं, और स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके फैसिलिटीज़ जो वर्स्ट के लिए हम प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। अगर अभी हम सोते रहे और हमारे जो रूरल मेडिकल फर्टिनिटी और जो रूरल हमारी फर्टिनिटी है वो उसने स्टेप्स नहीं लिए प्रोएक्टिवली इस स्प्रेड को रोकने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा। रूरल वेव बहुत तेज़ी से फैल सकती है, और उसके फैलने के साथ साथ जो मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इसको अरेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है क्लोज्ड अगेन। इसका पहला पैराग्राफ हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। सेकंड पैराग्राफ से देखिए कि नेशनल एक्सपीरियंस जो था लॉकडाउन का वो ये बता देता है कि ब्लंट वेपन है और ब्रीफ पीरियड के लिए लॉकडाउन हमें यूज़ करना चाहिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। कुछ स्टडीज़ जो है वो पॉइंट करती हैं कि जो इम्पैक्ट है एक्टिविटी फ्रीज़ करने का वो अर्बन पुअर पर बहुत ज़्यादा है। एक और रिपोर्ट कल परसों परसों आई थी जहाँ पे ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट जो 80% रूरल अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनकी सेविंग्स जो है डिप्लीट हो रही हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बिल्कुल सेविंग्स ख़त्म होने के कगार पे हैं। ऐसे हम बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे जो अर्बन पुअर हैं वो बहुत बुरी हालत में जा सकते हैं। एक उनके लिए काफ़ी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाता है जब भी लॉकडाउन किया जाता है। तो चेन्नई में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शंस थे वो बढ़ गए थे, तो चेन्नई में जो है लॉकडाउन दोबारा रीइम्पोज किया गया है, जिससे कि थोड़ा इम्पैक्ट जो है इसका वायरस का रिड्यूस किया जा सके। चेन्नई ने एक प्रॉमिस किया है कि 1000 राशन कार्ड होल्डर्स को ये देगा और डिसेबल्स को प्रोवाइड करेगा। फुल लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो बहुत डीप रन करता है। रिलीफ मेजर्स जो है डिसएडवांटेज्ड लोगों को वो बढ़ाए जाने चाहिए। रेल और एयर सर्विसेज ऑन हैं, मतलब चालू हो गई हैं। पैसेंजर जिनके पास भी टिकट्स हैं उनको हेल्प किया जाना चाहिए कि वो जाने की फैसिलिटी यूज़ कर सकें। डोर टू डोर डिलीवरी अलाउ होनी चाहिए मटेरियल्स की ई-कॉमर्स साइट के द्वारा और कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ करके। तमिलनाडु का जो लेटेस्ट मेजर है वो कहीं ना कहीं कुछ सेक्शंस जो इंडस्ट्री के थे, जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर जो कि एक डिपेंड करता है स्टेबल सप्लाई चेन पर, उसको सरप्राइज़ कर दिया है। इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कंसल्टेटिव अप्रोच हमें इकोनॉमी में फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर की प्लानिंग ठीक से कर सकें। बिज़नेस सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेट करता है वो है अनसर्टेनिटी, और ये जो एक वायरस ने अनसर्टेनिटी को पोज की है वो तो है ही। लॉकडाउन वाली जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगी बिजनेसेस को। बिज़नेस वापस अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर हम बार बार अगर लॉकडाउन करते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा
पड़ेगा वहाँ की इकनॉमी के ऊपर। तो ये जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट्स को देख करके तब लॉकडाउन्स इन्फोर्स करने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है एक कोटा केस। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड के बियॉन्ड जाना चाहिए। कोटा पॉलिटिक्स वापस है और यहाँ पे फेवर प्ले कर रही है फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तमिलनाडु में। तो कैबिनेट ने अलाउ किया है ऑर्डिनेंस जो कि हॉरिजॉन्टल जो है 7.5% का जो रिजर्वेशन है स्टेट के कोटा में, जो मेडिकल कॉलेजेस का कोटा है उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है 7.5% का। और यहाँ पे पुअर जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो दिया जाएगा, मतलब जो पुअर लोग हैं उनके लिए कोटा दिया गया है 7.5% तक का नीट के एडमिशन्स में या नीट में। तो ये जो है इनइक्विटी का जो एक क्रिटिसिज्म था नीट के अगेंस्ट, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगा। नीट एक काफ़ी डिफ़िकल्ट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो नीट क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे होते हैं जिनको जो है कोचिंग्स मिल पाती हैं। तो ये जो है जो प्राइवेट कोचिंग अंडर को कर पाते हैं वो बच्चे जो है नीट को उनके क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ का एजर्ट करना कि नीट कम्युनल रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है या वीकर सेक्शन के अगेंस्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं मतलब ये एक सच नहीं है। जितने भी आपके जो भी अगर आप देखेंगे जितने भी एलिटिस्ट एग्ज़ामिनेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ने ओवर प्ले कर रखा है। बहुत बड़े जो है प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं जहाँ के बच्चे डोमिनेट करते हैं एडमिशन प्रोसेसेस में। तो ये इसीलिए जो एक पुअरर सेक्शन होते हैं, पुअरर जो बच्चे होते हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते कोचिंग, वो इनसे परमानेंटली इन कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड्स की, तो स्टेट बोर्ड इतना ज़्यादा जो है एडवांटेज नहीं लेता है नीट के एडमिशन्स में। स्पेसिफिकली जो सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है नीट में एज़ कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड या कोई भी दूसरा बोर्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा खुद का भाई ही वॉज़ फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड और जब वो मतलब तैयारी करने के लिए गया था उसके बहुत अच्छे परसेंटेज थे 12th में, बट अगेन जब वो तैयारी करने के लिए गया था तो उसको बहुत एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बिकॉज उसने एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ था। तो जो सीबीएसई स्ट्रीम है उसको एक एडेड एडवांटेज मिलता है एनसीईआरटी सिलेबस की वजह से, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है सीबीएसई स्ट्रीम बेस्ड है। तो इससे जो बाकी बोर्ड के बच्चे होते हैं वो डिसएडवांटेजेस फील करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो अफर्मेटिव एक्शन लिया जा रहा है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है पुअर के लिए, वो काफ़ी अच्छा है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है बाकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है। तो ये डिबेटेबल है कि ये बैकवर्डनेस का टेस्ट होता है पुअर पॉवर्टी या नहीं, पर कहीं ना कहीं पुअर जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोफेशनल कोर्सेज में वल्नरेबल सेक्शंस का, वो एक सिम्टम है और कॉजेज़ काफ़ी डीप रूटेड है। होलिस्टिक और सस्टेन्ड अप्रोच हमें यूज़ करनी होगी जिससे कि हम अपने स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें और यही एक लास्टिंग सॉल्यूशन होगा। हमें देखिए पॉवर्टी को जो भी हमारा ये बार बार अफर्मेटिव एक्शंस अच्छा है, सराहनीय है, बट इकोनॉमिक जो एक क्राइटेरिया होता है वो चेंज होता रहता है किसी का भी। तो यहाँ पे हमें जो एक फोकस करना है वो ये है कि इकोनॉमिक जो एडवांटेज है वो हर सेक्शन तक पहुँचे और पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस हो। कोटास देना या फिर ये रिजर्वेशन देना ये सिर्फ एक सिम्टम है, ये शो करता है कि डीप रूटेड प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, इनइक्वालिटी की, इनइक्विटी की, जिसको हमें सॉल्व करना पहले ज़रूरी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे।